नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा था। अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए ममता ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। अब वह भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से जीतने वाले तृणमूल विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने आज दोपहर बंगाल विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया ताकि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सके। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.76% रही। 4 अप्रैल के बाद पहली बार इतने कम पॉजिटिविटी रेट रहा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट एक सुरक्षित स्तर है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे जाने से लॉकडाउन खुलने की अटकलें तेज हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3009 नए मामले सामने आए, जबकि 252 की मौत हुई है। 1 अप्रैल के बाद सबसे कम नए मामले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या भी 36,000 से नीचे हुई। 11 अप्रैल के बाद सबसे कम एक्टिव केस हैं। पद्म विभूषण पद्मश्री चिपको आंदोलन के नेता और जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 94 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने ऋषिकेश एम्स में अंतिम सांस ली। सुंदरलाल बहुगुणा की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के चलते हम उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जानते हैं। ऋषिकेश एम्स ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन की खबर पे शोक जताया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। यहाँ बड़ी संख्या में किसानों ने पेड़ कटाई का विरोध करना शुरू किया था। वो राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के हाथों से कट रहे पेड़ों पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे और उन पर अपना दावा कर रहे थे। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आंदोलन के तहत लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उन्हें कटने से बचाते थे। इस अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अहम भूमिका निभाई थी। महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी और कहती थी अगर पेड़ काटना है तो पहले उन्हें काटा जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को ट्विटर ने हेरफेर किया हुआ बताया है या मैनिपुलेटेड बताया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड से निपटने में नाकाम रहने और बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने टूल किट बनाई है। पात्रा के इस कांग्रेस टूल किट के आरोप को ट्विटर द्वारा हेरफेर मीडिया के रूप में चिन्हित किया गया है। कांग्रेस ने ट्विटर से उनके और अन्य बीजेपी नेताओं के ट्वीट को हटाने का आग्रह किया था, जिसमें उनकी पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए तथाकथित टूल किट को ठगी का काम बताया था। संबित पात्रा ने 18 मई को #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज के साथ ट्वीट पोस्ट किया था। इसे बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया था। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां देश में कोविड वैक्सीनेशन को और तेजी से बढ़ाने पर जोर दिए जाने की जरूरत थी, वहीं देश के कई राज्य वैक्सीन की कमी से ही जूझ रहे हैं। 1 मई से देश में 18 से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन हो कैसे जब डोज ही उपलब्ध नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन के हालात और खराब है। जानकारी कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोरोना का टीकाकरण रुकने वाला है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लिए जो वैक्सीन स्टॉक आया था वो खत्म होने वाला है और अभी इस महीने और सप्लाई मिलने की उम्मीद नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ और नीचे आ गया है। बीते 24 घंटों में 2.59 लाख मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 3.57 लाख मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा फिर एक बार 4,000 के पार चला गया है। गुरुवार को 4,208 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस तरह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1.02 लाख की कमी आई है। गुरुवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा 34 दिन में सबसे कम रहा। कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। राजस्थान सरकार ने स्थिति संभालने के लिए इस बीमारी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया है। यानी अब सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीज फ्री में इलाज करवा सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में ब्लैक फंगस के 5500 केस सामने आ चुके हैं, वहीं 126 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1500 मामले सामने आए हैं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में उनकी हत्या हो गई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे उनसे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर गए तो वहां लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद लिट्टे की महिला आतंकी धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने वाले कंपनी में काम करने वाले पार्थ श्रीवास्तव ने बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी। 28 साल के पार्थ का सुसाइड नोट और सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि मेरी आत्महत्या एक कत्ल है। हालांकि पार्थ के सोशल मीडिया अकाउंट से ये सुसाइड नोट गायब है। एल्गार परिषद माओवादी मामले में आरोपी पादरी स्टेन स्वामी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि नवी मुंबई के तलोजा जेल में गत 8 महीने से कैद रहने के दौरान उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। स्वामी ने अंतरिम जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे अंतरिम जमानत दे दी जाए। न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति एस.पी. तावड़े की पीठ के समक्ष 84 वर्षीय स्वामी तलोजा जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। वे जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर रह रहे हैं। जेल प्राधिकारियों ने भी स्वामी की चिकित्सा रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की। अदालत के आदेश के अनुरूप स्वामी का चिकित्सकीय परीक्षण पिछले सप्ताह मुंबई के जे अस्पताल में कराया गया था। अपनी सहकर्मी से दुष्कर्म के आरोपों से दोषी मुक्त होने के बाद तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक अरुण तेजपाल ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। गोवा की एक अदालत ने 2013 के दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि पिछले 7.5 साल उनके परिवार को घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण उन्हें विनाशकारी नतीजों का सामना करना पड़ा। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक ने अदालत को मामले में कठोर एवं निष्पक्ष मुकदमा चलाने के लिए भी धन्यवाद दिया। पणजी की सत्र अदालत ने तेजपाल को गोवा के 5 सितारा होटल में उनकी सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप से बरी कर दिया। नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहने का आदेश दिया है। यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट की बेंच फैसला सुनाने को लेकर बटी हुई दिखाई दी। अरिजीत बनर्जी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल इसके खिलाफ थे। इसलिए इस मामले में अब बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। तब तक के लिए टीएमसी के नेताओं को नजरबंद रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि इस दौरान वो कार्यालय से संबंधित काम कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।